हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। इसका हेडलाइन है कि पीएम लॉन्चेस 6957 करोड़ काजीरंगा कॉरिडोर वर्क। ये बेसिकली पूरे काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसके थ्रू जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये याद रखिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये हम लोग पहले कर चुके हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है। उसमें फिर नेचुरल होता है, कल्चरल होता है, मिक्स्ड होता है। इंडिया में जो मिक्स्ड है वो कंचनजंगा वो है, नेशनल पार्क है। इसके अलावा कल्चरल में जैसे अजंता एलोरा है, ताजमहल है, हुमायूंस टॉम्ब है, और नेचुरल में ये है, काजीरंगा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी डिसाइड करता है और इसको बोलते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। उसके बाद ये टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर डेजिग्नेट होता है। उसमें फिर एक टर्म आता है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, जो इनवायलेबल होता है, मतलब उसमें आप जा नहीं सकते हो। उसके अलावा एक एम स्ट्राइप्स करके एक टूल है, वो जो टाइगर हैबिटेट्स है या जो भी टाइगर रिजर्व्स है उनको मॉनिटर करने के लिए। फिर ये इसमें एक इसका जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट अचीवमेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क का, वो ये है कि यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियन वन हॉर्न राइनो मिलते हैं पूरे दुनिया में। अब देखिए, वन हॉर्न जो राइनोसरस का है उसके 4-5 स्पीसीज हैं, जैसे इंडियन है, सुमात्रन है, जावन है, और अफ्रीका के 2 हैं, ब्लैक और वाइट। तो ये इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस ये उस उनमें से एक स्पीशीज है। जैसे स्पीशीज क्या, ब्रीड बोल सकते हैं, हाँ स्पीशीज ही है। तो उसका लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे है, काजीरंगा में। और फिर ये फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर में है। फ्लड प्लेन्स क्या होता है कि यूजुअली जब ड्राई सीजन आता है तो नदी छोटा हो जाता है। उसके बाद फिर ऐसा टाइम आता है जब बारिश होता है, या जो ऊपर से जो जैसे किसी ग्लेशियर से नदी आ रहा है वो मेल्ट होता है, तो वो फ्लड उसमें फ्लडिंग होता है। तो वो जहाँ तक वो जाता है, उसका वो सिल्ट और ये सब जहाँ तक डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन। तो काजीरंगा जो है वो ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन में है। इसके अलावा ये ब्रह्मपुत्र रिवर और मिकिर हिल्स के बीच में लोकेटेड है। इसका फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे ये कैसा होता है, तो ग्रासलैंड्स होता है इसका, जिसमें राइनोज मिलते हैं। फिर मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। मिक्स मतलब यहाँ पे ड्राई भी होगा और वेट भी होगा। ड्राई होता है 70 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, और 100 to 150 तक लगभग वो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। उसके बाद ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये उससे भी ज़्यादा जब आप रेनफॉल में जाओगे तो उसको ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। और उससे भी चले जाओगे तो हो जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो वेस्टर्न घाट में मिलता है, और यूजुअली जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें भी मिलता है, और अंडमान निकोबार में मिलता है। फिर फौना में मेनली इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस हो गया, बंगाल टाइगर्स हो गया, एलिफेंट्स यहाँ पे बहुत मिलते हैं। फिर स्वॉम्प डियर एक होता है, वाइल्ड वाटर बफेलो, बेसिकली वाटर बफेलो ही समझिए, और हॉक डियर। स्वॉम्प डियर, हॉक डियर दोनों डियर के स्पीशीज हैं। फिर एक पैंगोलिन होता है। ये पैंगोलिन जो है ये बहुत ज़्यादा वो है, उसको तस्करी को क्या बोलते हैं, मतलब इनका तस्करी बहुत ज़्यादा होता है। और ये चाइनीज़ और इंडियन और भी 2-3 इनके स्पीशीज़ होते हैं। तो चाइनीज़ और इंडियन ये काजीरंगा में मिलते हैं। पोचिंग बहुत बोलते हैं उसको। पैंगोलिन का पोचिंग बहुत ज़्यादा होता है। वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ये देखिए, ये इसका मैप है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, बाकी भी जैसे यहाँ पे ये मानस हो गया, यहाँ पे ओरांग है, ये सब असम में ही है। और ये हो गया यहाँ पे हमारा काजीरंगा है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। तो हमारा मेन टॉपिक ये वाला है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ साउथ में अगर आप देखिएगा, यहाँ कुछ ज़्यादा गंदा हो गया, ये वाला काजीरंगा है, और यहाँ नॉर्थ से ये बह रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर बह रहा है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये वाला तो असम के मैप पे है, ये मैप है काजीरंगा का नेशनल पार्क का प्रॉपर मैप है। तो ये वाला आप अगर फॉलो करोगे, यहाँ से फॉलो करो, ये वाला ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला जो रिवर है ना, ये है रिवर दीपलू, DIPHLU, DIPHLU। ये काजीरंगा के बीचों बीच से जाता है। तो जब नॉर्थ ब्रह्मपुत्र जो है वो इसके नॉर्थ में है, और मिकिर हिल्स जो इसके साउथ में है, लेकिन ये जो दिफ्लू रिवर है ये इसके बीचों बीच से क्रॉस करता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है
क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, वो 3-4 पॉइंट में एक पॉइंट ये होगा, यूपीएससी एक पॉइंट दे देगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप याद रखिएगा, खास करके इसका जो फौना है ना, वो आप याद रखिएगा, क्योंकि फ्लोरा यूजुअली बहुत सिंपल होता है लेकिन फौना याद नहीं रहता है। वो ग्रासलैंड है, मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट है और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो इस हिसाब से आप क्लाइमेट भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रेनफॉल का कोई कमी है, बढ़िया रेनफॉल होता है इधर। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और यूपीएससी ऐसे पूछ चुका है कि क्लाइमेट का वो डिस्क्रिप्शन देके उसके बाद 4 ऑप्शन देके पूछता है कि ये कौन सा नेशनल पार्क है। फिर ये दूसरा वाला है कि नाउ जीबीएस आउटब्रेक क्लेम्स 2 लाइव्स इन एमपी। ये जीबीएस होता है गुलियन बेर्रे सिंड्रोम, ये पहले भी कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में आया था। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून क्या होता है? इज अ रेयर ऑटो इम्यून डिजीज दैट ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम, मतलब आपका जो बॉडी को जो इम्यूनिटी दे रहा है, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है पैथोजन से, टू अटैक इट्स ओन नर्वस सिस्टम, स्पेसिफिकली द पेरिफेरल नर्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन एंड मोटर कंट्रोल। पेरिफेरल नर्व्स मतलब ये जो हो गया, ये पैर का हो गया, वो सब होता है पेरिफेरल। ऑटो इम्यून इसलिए है क्योंकि वो अपने ही इम्यून सिस्टम को वो हार्म कर रहा है। जो इम्यून सिस्टम है वो नर्व सेल को, वो समझ रहा है कि मेरा जो नर्व सेल है वो हार्मफुल है, उसको वो मतलब एक तरह से पैथोजन समझने लग रहा है और उसी को अटैक कर रहा है। तो उसके कारण फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आता है, जैसे कि फर्स्ट सिम्टम्स, फीलिंग ऑफ ऑल्टर्ड सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स एंड अ फीलिंग ऑफ वीकनेस इन लोअर लेग्स। देखिए ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे अटैक कर रहा है, इसलिए बाहर से स्टार्ट होता है। फीलिंग ऑफ वीकनेस में ऑल्सो प्रोग्रेस थ्रू द आर्म्स, द लेग्स, चेस्ट, फेस। इन मोस्ट केसेस दिस वीकनेस विल फॉर प्रोग्रेस टू पैरालिसिस, मतलब लास्ट में आपको पैरालिसिस हो जाएगा, और पैरालिसिस के बाद यहाँ जैसा लिखा हुआ है डेथ भी हो जाएगा। तो ये एक इमेज है, ये एक यहाँ देखिए दिया हुआ है, Guillain-Barré syndrome is a rare disorder in which your body's immune system attacks your nerves। और नॉर्मल जो हेल्दी नर्व होता है वो ऐसा कुछ होता है, और जब आपको अटैक कर देता है तो देखिए पूरा नर्व आपका खराब हो गया। और इसमें जो फिर इसका वो दिया हुआ है, लिम्ब वीकनेस, डिफिकल्टी swallowing, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कब होगा? अगर आपको चेस्ट में वो इसका असर दिख रहा है तो, फ्लैसिड पैरालिसिस। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? जो अपने ही बॉडी को हार्म करने लगता है। फिर अभी तो बहुत उथल पुथल चल रहा है। एडिटोरियल देखिए क्या है, बुलिंग टैक्टिक्स ट्रम्प्स वेपनाइजेशन ऑफ टेरिफ्स ओवर ग्रीनलैंड कुड अंडरमाइन नेटो। अभी कल परसों क्या न्यूज़ आया था कि 7 कंट्रीज को ये बोला है ट्रम्प कि हम टैरिफ लगा देंगे। कौन कौन से 7 कंट्रीज हैं? डेनमार्क है, फिनलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, द नेदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन एंड यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए ये मतलब क्या ही बोले, ये नेटो के मेंबर्स है और ये खुद ही उन्हीं को ये वो कर रहा है कि भाई तुम पे ही हम टैरिफ लगा देंगे। तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, वो बोले हैं कि भाई ये बहुत गलत, मतलब सब लोग बोला है कि जो भी ये करने वाले हैं, आप जो भी कर रहे हो वो गलत है और ये नहीं करना चाहिए। इसमें इटली का नाम नहीं है, फिर भी इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, वो भी ट्रम्प को फ़ोन करके बोली है कि आप जो डेनमार्क के साथ करना चाह रहे हो वो भी गलत है। इवन रशिया बोला है कि जो यूएस करना चाह रहा है वो गलत है। और इंडिया अभी तक उस पर कुछ नहीं बोला है। यूरोपियन नेशन में ब्रिंग इनटू फोर्स व्हाट इज नोन एज एंटी कोअर्सन इंस्ट्रूमेंट। तो ये अपना इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है। बेसिकली देखिए इस बार नेटो बहुत न्यूज़ में आ रहा है, नेटो और ईयू। तो ये दोनों का हम नोट्स बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। क्राइसिस इन एजुकेशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नीड सिस्टमिक रिफॉर्म्स। अब देखिए ये क्वेश्चन बनता ही है इस बार, क्योंकि वो हायर एजुकेशन, वो जो विकसित भारत अधिष्ठान कुछ करके एक बिल आया है ना, एक्ट की हायर एजुकेशन, वो जो जितना भी वो जैसे यूजीसी है, ये सबको ख़त्म करके एक सिंगल बॉडी बना रहा है। तो वो उसके कारण भी ये न्यूज़ में, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है जैसे यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स को अपॉइंटमेंट और ये वो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है जो मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, वो है इस
आर्टिकल में सबसे ज़्यादा मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगा वो है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 क्या बोलता है? आर्टिकल 142 बोलता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एक्सेट्रा। इसका देखिए सेक्शन 1 बोलता है कि द सुप्रीम कोर्ट in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice। ये सबसे important term है, for doing complete justice in any cause or any matter pending before it, and any decree or passed order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by the parliament and until provision in that behalf is so made in such manner as the president may by order prescribe। मतलब ये क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिक्री पास कर सकता है, किस चीज़ के लिए? फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। अब देखिए कंप्लीट जस्टिस कितना ब्रॉड टर्म है, तो इसके अंडर जैसे विशाखा गाइडलाइन है तो वो इसी के अंडर आया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अथॉरिटी है कि आप किसी भी, आपको अगर लगता है कि कोई भी इनजस्टिस हो रहा है या जहाँ पे लॉ को फ्लाउट किया जा रहा है या ब्रेक किया जा रहा है, तो उसके पास अनलिमिटेड अथॉरिटी है जहाँ पे उसको कोई फाउंडेशन नहीं है। बस सिंपल लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में पास सच डिग्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। जहाँ पे भी आपको ये सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है या वो पावर नहीं है या ऐसा लॉ नहीं है या वो नहीं है, वो 142 को इन्वोक कर देता है। और इसमें अब फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि वो जो डिक्री है या वो जो ऑर्डर है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कैसे होगा? तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, और जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगा तब तक राष्ट्रपति जैसा बोलेंगे वैसा होगा। दूसरा बोल रहा है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये पार्लियामेंट का जो पार्ट है, इसमें ये बोल रहा है कि प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट द सुप्रीम कोर्ट शैल एज रिस्पेक्ट्स the whole of territory of India have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, the discovery or production of any documents, the investigation or punishment of contempt of itself। मतलब ये सोचिए कि ये वाला जो आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड पावर दे रहा है एक तरह से, कि आपको जो लगे कि न्याय करने के लिए, जस्टिस करने के लिए आपको लगता है कोई ऑर्डर देना है, कोई डिक्री देना है, कोई नया कुछ पॉलिसी फ्रेम करना है, वो आप कर दो। और उसमें फिर पार्लियामेंट को थोड़ा पावर दे दिया है कि ये जो दिया है पावर 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को, उसको इम्प्लीमेंट कैसे होगा? मतलब सुप्रीम कोर्ट को डिक्री दे देता है या कोई ऑर्डर दे देता है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो वो पावर पार्लियामेंट को दिया है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि पार्लियामेंट उसको लिमिट कर देगा। अभी एक PYQ देखेंगे, उसमें कुछ मतलब देखते हैं उसको, फिर समझेंगे। तो ये वाला आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 142 अभी 2-3 बार इन्वोक हुआ है पिछले 6 महीने में ऐसा, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा। उसके बाद फिर हाउ शुड इंडिया टैकल चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो देखिए यहाँ पे एक केस दिया हुआ है, KP किरण कुमार वर्सेस स्टेट। ये रिसेंटली हुआ। सुप्रीम कोर्ट बोला कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है उसमें ह्यूमन चिल्ड्रन का जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, वो वायलेट होते हैं। तो ऑब्वियस बात है। इसमें फिर NCRB का डेटा है कि 2022 में 3098 चिल्ड्रन बिलो 18 वर रेस्क्यूड। फिर ये सब डेटा है। इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग फिर क्या है, BNS का एक लंबा चौड़ा सा डेफिनेशन दिया हुआ है। ये देखिए, ये एक ही डेफिनेशन है, यहाँ से स्टार्ट होता है whoever फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और फिर ऐसे चलते चलते यहाँ ट्रैफिकिंग तक खत्म होता है। फिर व्हाट आर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, इसमें देखिए ढेर सारा राइट्स दिया हुआ है। आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है। उसके बाद 39 में E और F, ये तो मतलब फंडामेंटल राइट नहीं है, DPSP है, लेकिन तब भी ये भी तो इन्फ्लुएंस करता ही है ना। उसके बाद BNS का सेक्शन 98, 99, फिर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भूल जाइए, फिर एक पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो देखिए ये जितना भी नाम दिया हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि आपको डिटेल में जाना है, बस ये सब आप याद रखिएगा। अगर बच्चों पे या चाइल्ड पे, चिल्ड्रन पे कोई भी केस आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप इस सबको मेंशन कर सकते हो कि अगर पूछता है व्हाट आर द प्रोविजंस, मेजर प्रोविजंस, या व्हाट हैज द गवर्नमेंट डन, तो ये आप दे सकते हो। उसके बाद फिर आता है कि जुडिशरी ने क्या किया है। तो जुडिशरी का 2-3 जजमेंट है, जैसे विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990 में, फिर MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 में, और बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 केस। आप लोग ये याद रखिएगा।
फिर यहाँ पे कैन द चाइनीज गवर्नमेंट अरेस्ट इट्स एजिंग पॉपुलेशन। अब आपको पता होगा माल्थस का थ्योरी कि पहले बढ़ता है, फिर प्लेटू होता है, फिर जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है घटने लगता है। तो ये मेरे को अपने यूपीएससी के लिए नहीं काम का लगा, ये भी छोड़ दिए, ये पढ़े भी नहीं। एक जो छूट गया मेरे से गलती से, ये वाला है, करप्शन एंड प्रायर सैंक्शन केस ऑफ अ डिवाइडेड हाउस। इसमें देखिए क्या मैटर है ना, कि सर्टेन जो एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसका सेक्शन 17A है। उसमें क्या बोलता है कि आपको अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल को अगर आपको करप्शन केस में अगर प्रोसिक्यूट करना है, तो आपको उसमें परमिशन लेना पड़ेगा। अब वो परमिशन किससे लेना है, वो फिर एक कोई अथॉरिटी नहीं है, वो अलग अलग अथॉरिटीज़ है। मुद्दा ये है कि लोग गए सुप्रीम कोर्ट की, भाई ये जो है ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। तो इसके पहले का एक जजमेंट दिया हुआ है कि डीएसपीई एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में एक 6A सेक्शन था। इसमें बोला कि जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर जो ऑफिसर्स रहेंगे ना, उनको जो प्रोसिक्यूट करना है तो फिर आपको परमिशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बोला कि नहीं नहीं, ये जो है ये राइट टू इक्वालिटी का ये वो होगा। मतलब आप ऑब्वियस बात है ना कि आप एक डिफरेंशिएट, आप एक आर्टिफिशियल कैटेगरी बना रहे हो, हायर सिविल सर्वेंट्स और लोअर सिविल सर्वेंट जो जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे, उनको आप ऐसे ही प्रोसिक्यूट कर दो। ऊपर करना है तो आपको परमिशन चाहिए, तो उसको खारिज कर दिया। तो अब इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट गए ये लोग कि भाई देखो 17A जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, वो वायलेट कर रहा है। और तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, वो 2 जज का बेंच था। तो उसमें एक जस्टिस नगरत्ना थी और एक जस्टिस विश्वनाथन थे। तो जस्टिस नगरत्ना ने उसको वो कर दिया कि क्वॉश कर दिया कि हाँ ये जो 17A है ये सही नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन जो जस्टिस विश्वनाथन थे वो बोले कि नहीं ये सही है, मतलब 17A वैलिड है। अब देखिए अभी ये केस ऑनगोइंग है, मतलब ये ठीक है, इसका जजमेंट आ गया है, लेकिन इस जजमेंट आने के बाद भी क्योंकि स्प्लिट वर्डिक्ट है, तो ये फिर से जाएगा चीफ जस्टिस के बाद, वो फिर नया एक बेंच बनाएंगे 3 जजेस का, तो वो फिर से सुनेगा। तो अभी वेट करते हैं कि ये क्या होता है। उसके अलावा इसमें कुछ कुछ जजमेंट्स का जो नाम दिया हुआ है ना, जैसे ये तो ये वाला जजमेंट हो गया, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 सिंगल डायरेक्टिव। एंड ये एक सिंगल डायरेक्टिव निकाला था कुछ उसी चीज़ से रिलेटेड कि वो सैंक्शन के लिए, मतलब प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन चाहिए। तो एक विनीत नारायण केस है और उसके बाद एक और केस है CPIL केस, तो यही हो गया। ये देखिए ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। उसके बाद एक सुब्रमण्यम स्वामी करके केस है। ये 2-3 केसेस जो है ना, आप लोग दिमाग में रखिएगा, विनीत नारायण एंड सुब्रमण्यम स्वामी केस, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सब उसी चीज़ से रिलेटेड है। तो हो सकता है कि आगे अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जो 3 जज बेंच देगा, तो हो सकता है कि ये सब कोर्ट करे या ये फिर से न्यूज़ में आए। तो ध्यान रखिएगा कि हाँ ऐसा जजमेंट्स हुआ है पहले। फिर ये हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं फिलिप एक्करमैन, ये इन्होंने एक लिखा है, इंडिया जर्मनी टाइज कैन ओनली सोर हायर। ये बड़ा ही मतलब यूपीएससी के हिसाब से ये ऐसे भी ये मेरे को ढंग का नहीं लगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बस ये लिखा हुआ है बस। फिर डिस्प्ले फॉर द पिपरावा रेलिक्स। पिपरावा बेसिकली एक स्तूपा था, उसमें स्तूपा में ऑब्वियसली रेलिक्स होते हैं, तो वो कुछ मिला था, तो वो अभी डिस्प्ले पे है। तो ये जो सर हैं नचिकेत चंचानी, ये बोल रहे हैं कि भाई देखो इसको किया क्या जाए। ठीक है आप डिस्प्ले पे कर रहे हो, उसके बाद फिर म्यूजियम में भेज दोगे क्या? तो वही इनका कुछ कुछ है अपना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें मेन चीज़ है कि स्तूपा के बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं। तो स्तूपा आप सोचिए, सांची में स्तूपा है, तो सारनाथ में भी स्तूपा है, अमरावती में स्तूपा है। तो स्तूपा आर्ट क्या होता है कि स्तूपा में जो ये अगर आप इसका देखिएगा जो ओरिजिन है वो वेदास में है। जब कोई महान जो सेंट होते थे, ऋषि मुनि जो होते थे, वो जब उनका जब देहांत होता था, तो उनका जो रिमेन्स होता था वो एक मिट्टी में डाल के उसके बाद उस पर एक माउंड बना दिया जाता था। तो वो धीरे धीरे डेवलप होते होते बन गया स्तूपा।
जब बुद्धा का डेथ हुआ तो उनका भी जो रिमेन्स है वो कुछ स्तूपा में 8, आई एम नॉट श्योर, 8 या 10 स्तूपाज में उसको डाल करके उसके ऊपर स्तूपा बना दिया गया, तो रिलिक्स में डाल के फिर जो अशोक हुए वो उन्होंने वो सारे स्तूपास को डिग किया, और ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने 84,000 स्तूपास बनाए। अब स्तूपा में देखिए, स्तूपा आर्ट जो होता है वो स्तूपा को बोलते हैं कि वो बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध का जो बॉडी है उसको सिग्निफाई करता है। तो ये एक एक तरह से क्या उसको बोलेंगे कि फिलोसॉफिकल एंगल है, लेकिन उसका अगर आर्किटेक्चरल एंगल पे जाइएगा तो उसमें फिर हीनयान और महायान में अलग अलग हो जाता है। हीनयान में एक प्रदक्षिणा पथ होता है, मतलब सरकम एम्बुलेटरी पाथ बोलते हैं उसको, और जो महायान है उसमें 2 सरकम एम्बुलेटरी पथ होते हैं, उसके ऊपर भी बना दिया जाता है। सरकम एम्बुलेटरी पथ वो होता है, पाथ वो होता है जिसमें आप उसको क्या करते हैं, मतलब उसके गोल गोल जो आप घूमते हो वो जैसे मंदिर में भी आप लोग चक्कर लगाते हैं ना हम लोग, तो वही उसको बोलते हैं सरकम एम्बुलेटरी पाथ। उसके बाद एक छतरी होता है टॉप पे, उसमें अगर आप हीनयान में देखिएगा तो उसमें 3 छतरी होता है, बुद्धम और संगम और धम्मम। लेकिन जब ये महायान आते गया तो छतरी और 3 से 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, हमेशा ऑड नंबर में बढ़ेगा। तो ये स्तूपा आर्ट है। बाकी देखते हैं इसका क्या होता है, पिपरावा स्तूपा का, मतलब रेलिक्स का। उसके बाद इंडिया इनवाइटेड टू ज्वाइन, अभी गाजा में ये जो ट्रम्प साहब हैं इन्होंने बना लिया है एक पीस, वो बॉडी बना ली है कि भाई अभी जो होगा उसका हेड अपने आप है, और उसमें अपने सन इन लॉ को भी घुसा दिए हैं, अब इंडिया को भी इनवाइट किए हैं। और ये पता नहीं क्या पीस है, क्योंकि गाजा में अभी भी लोग मर रहे हैं, मरते ही रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल द मोदी एट अपोजिशन, फिर ये सब ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी अभी हमने पढ़ा 142 का, वही चीज़ सेम, वही मतलब एडिटोरियल में आया है, वही चीज़ यहाँ पे भी है आर्टिकल 142। तो 142 इस बार मेरे को लग रहा है ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मीडिया बॉडीज ये सब ऐसे ही हैं। एक ये वाला देखिए, क्रिप्टो बजट एंड अपॉर्चुनिटी टू फाइन ट्यून क्रिप्टो पॉलिसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक एसेट है ना, जैसे वो तो उस पर आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना, तो उस पर जो भी प्रॉफिट होता है तो उस पर बोलता है कि 30% टैक्स मिलेगा, that 30% tax applies to any profits made on any crypto transaction। तो इसी को बोल रहे हैं कि थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर देना चाहिए। अभी क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मतलब क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है जिसमें आप अलग अलग नोड्स होते हैं, उसको फिर अलग अलग जो 50% अगर जो भी उसमें एसोसिएटेड है वो लोग अगर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो नोड फिर कनेक्ट हो जाता है, और उस नोट को फिर आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको चेंज करने के लिए फिर आपको और प्रूफ ऑफ वर्क और ये करना पड़ता है, तो वो फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में है। फिर तो इंटरनेशनल वाला कहाँ गया, यू वंस अगेन ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट ओवर ग्रीनलैंड, ये सब लोग उसको लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी तो ये प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलप हो रहा है पेंटागन। अब देखिए ये जो ट्रम्प है वो ईरान में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो बोल रहा था कि प्रोटेस्टर्स को कुछ करेगा तो हम इन्वाइट कर देंगे, और अब जब मिनेसोटा में प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये पेंटागन, पेंटागन मतलब ये मतलब समझ लीजिए ये लोग का डिफेंस वाला काम जो देखता है, तो वो लोग पे उसमें बोल रहा है कि भाई हम लोग भेजेंगे ट्रूप्स को, 1500 ट्रूप्स। तो क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं। नेतन्याहू अब बोल रहे हैं कि वो जो पीस पैनल है उसको हम पसंद नहीं आया मेरे को। सीरिया अनाउंसेस सीज फायर विद सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। कुर्दिश फोर्सेज हैं, कुर्दिस्तान एक, मतलब कुर्दिश एक एथनिक ग्रुप है, वो लोग एक चाहते हैं कि हम लोगों को एक कुर्दिस्तान मिल जाए, लेकिन वो सीरिया में भी एक्टिव थे, तो उनको उनके साथ कुछ एग्रीमेंट हुआ है, तो वो थोड़ा पीछे जा रहे हैं, और जो सीरियन आर्मी है उसको मतलब एरिया दे रहा है।
कि ठीक है, तो इसमें एक नाम याद रखिएगा, एलेप्पो। एलेप्पो वहाँ पे एक शहर है सीरिया में, यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रंट लाइन एरिया इन ईस्टर्न एलेप्पो। तो एलेप्पो याद रखिएगा, क्योंकि टर्म्स इन न्यूज़ जो वो मतलब प्लेसेस इन न्यूज़ में ये हो सकता है कि पूछे। एटलीस्ट 5000 डेड। अब 2700 कुछ ऐसा था, और वो अचानक बढ़ के 5000 हो गया है, और ये ईरान के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं। फिर साइंस में ये दिया हुआ है, कोकोनट में ना, जो कोकोनट होता है उसमें एक वो लग रहा है, अम, हम्म, मतलब उसमें एक डिजीज लग रहा है, उसको बोलते हैं, यही कहीं नाम था, अभी दिमाग अभी नहीं दिख रहा है, वो रूट विल्ट डिजीज। अभी ये रूट विल्ट डिजीज को कैसे हम लोग टैकल करेंगे, बस वही दिया हुआ है उसको। उसके बाद फिर रीजनल में कुछ नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही कुछ कुछ दिया हुआ है, भरा हुआ है बस। ये वाला एक दिया है, फ्रॉम बैक ऑफिस टू कटिंग एज इंडिया इमर्जेज एज हब फॉर जीसीसी। जीसीसी होते हैं जो मतलब सर्विसेज देते हैं, वो जो जिसको हम लोग वो बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वे में, अगर सिंपल वे में बोले तो कॉल सेंटर, और अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में बोले तो जो सॉफ्टवेयर बना के भेजते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो उसको बोलते हैं जीसीसी। तो वही है कि कैसे जीसीसी डेवलप हुआ बैंगलोर और ये और उधर। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 142 पे एक 2019 में एक सवाल आया था। तो विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशंस ऑन और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 142। इट कुड मीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। द डिसीजन टेकन बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का तो 324 से 329 तक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये वाला सही लग रहा है, लेकिन आपको बी में भी अगर सही मिल जाए तो भी आप सी और डी जरूर पढ़िएगा। इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन, ये तो 360 है, ये तो होगा नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर्स, इसका तो अलग ही जो है, ऑन सर्टन मैटर्स विदाउट कंकरेंस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। तो इसका आंसर होगा बी। अब ये हम इसलिए क्यों बोले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि अगर अभी हम आपको ये दिखाएं, बेयर एक्ट दिखाएं, इसमें वैसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसमें बस लिखा हुआ है कि वो कुछ भी डिक्री और ऑर्डर पास कर सकता है टू डू कंप्लीट जस्टिस, और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा या एनफोर्सिएबल किस तरह से होगा वो पार्लियामेंट करेगा। तो यहाँ लेकिन कुछ अलग ही लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज। हो सकता है ये कोई इंटरप्रिटेशन हो, मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरे को अब क्योंकि देखिए 142 है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तो आंसर तो वही होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए, उसमें आपको नोट्स और ये सब मिल जाएगा, और अगर कोई डाउट हो तो उस पर आप मैसेज भी कर सकते हो या मेरे को मेल भी कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, थैंक यू।